be very useful, and it will be used and it will be very useful. So हमने कहा था कि basically initially we had HCI, लेकिन आजकल जो concept है user experience या UX, it's very much popular और काफ़ी आम हो चुका है. And UX practitioner जो होते हैं, जो designers होते हैं, mostly they are graphic designers, ज़्यादातर ग्राफिक्स के ऊपर फोकस होता है. सो दे बेसिकली यूज द HCI कंसेप्ट. सो HCI जो है वो बेसिकली एक एकेडमिक डिसिप्लिन है, एक रिसर्च डिसिप्लिन है. दे कम अप विद डिफरेंट थ्योरीज एंड प्रैक्टिसेस, और बाकी प्रैक्टिशनर्स उसको यूज करते हैं. तो वी स्टार्टेड के सम HCI जो है तो शुरू में कैसे हुआ था, व्हाट वर द इनिशियल अचीवमेंट्स that led to this whole field of HCI. तो उसमें हमने कहा था कि सबसे पहले स्केच पैड था 1962 में. इट वाज द फर्स्ट इंटरेक्शन जो कि कीबोर्ड से हटकर था, कीबोर्ड और स्क्रीन से हटकर एक नया इंटरेक्शन मैकेनिज्म आया था जब माउस भी नहीं था. उसमें यह था कि अ डिवाइस विच विल इमिट सम लाइट, और वो लाइट किसी स्क्रीन के ऊपर आप टच करेंगे या मूव करेंगे तो इट विल ड्रॉ समथिंग, एंड दिस वाज अ वेरी ह्यूज achievement at that time. फिर सेकंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो HCI की में अचीवमेंट था वो था माउस. माउस का डेवलप होना 1963 में. इनिशियली इट लुक लाइक समथिंग लाइक दिस, 3 buttons, 1 buttons, without buttons. और ये क्या करता था, इट अलाउड users to click on screens. और उसका फायदा क्या था, the benefit was that you don't no longer need keyboard commands. आपको कीबोर्ड से हर एक कमांड टाइप करने की जरूरत नहीं थी, बल्कि you can simply create icons on screen and then use mouse to click on them, and behind each icon there would be some command. So आपको याद करने की जरूरत नहीं थी. What is difference between using commands through keyboards? If there are hundreds of commands, you will need to remember them, which is very difficult. जबकि icons में क्या होता है, you can see everything in front of you and you just use it. अच्छा, तो माउस के बाद जो सबसे important चीज हुई थी वो क्या हुई थी कि there was HCI first user study. Why is it important? आपको यूजर स्टडी के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा, because HCI, in HCI, user studies come at the very core of HCI. HCI basically without user studies कुछ भी नहीं है. तो यूजर स्टडी क्या है? यूजर स्टडी बेसिकली जिस तरह आपको न समझ आ रही होगी कि यूजर्स होते हैं डिफरेंट जो किसी सिस्टम को यूज करेंगे, और बेसिकली हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और हम देखते हैं कि कौन सा इंटरफेस, सपोज वी हैव फ्यू ऑप्शंस, और हम डिफरेंट ग्रुप्स बना देते हैं यूजर्स की, और हम डिफरेंट प्रोडक्ट डिफरेंट यूजर्स को दे देते हैं कि आप ये यूज करें, आप ये यूज करें. उनको कोई टास्क दे देते हैं और देन वी नोट सम इंफॉर्मेशन अबाउट द हाउ यूजर यूजेस द सिस्टम. कुछ डेटा कलेक्ट कर देते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ डेटा वी डिसाइड कि अच्छा इन 3 ऑप्शन में से कौन सा डिजाइन या इंटरफेस या प्रोडक्ट ज्यादा यूजफुल है. सही है. सो बेसिकली क्या है यूजर स्टडीज के, यूजर स्टडी ही हमें ये बताता है, इन्फॉर्म करता है सिस्टम डिजाइनर्स को कि जब वो एक्सपेरिमेंट होते हैं, बेसिकली यूजर स्टडी दे आर एक्सपेरिमेंट्स. यूजर्स को सिस्टम देते हैं और उनको काम करने देते हैं कि आप ये टास्क परफॉर्म करें, एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस रिसर्चर जो है वो डेटा कलेक्ट करता है. फॉर एग्जांपल कितने मिस्टेक्स हो रहे हैं, कितने ज़्यादा टाइम में ये काम हो रहा है, कौन से ऑप्शंस मिसिंग है. तो यूजर स्टडी आपको प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है और परफॉर्मेंस ऑफ अ सिस्टम के बारे में बताता है. तो जितने भी बड़े बड़े प्रोडक्ट्स हैं, फेसबुक, ट्विटर, एप्स हैं बड़े बड़े, उन सब डेवलप होने के बाद HCI के एक्सपेरिमेंट से उनको पास किया जाता है. तब जाके उनमें से कोई एक वर्जन जो है वो अल्फा बन जाता है मेन, और बाकी बीटा जो है तो वो टेस्टिंग फेज में रिजेक्ट हो जाते हैं. तो दिस माउस टेस्टिंग वाज इज कंसिडर्ड एज HCI फर्स्ट यूजर स्टडी. तो एक इसकी ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि यूजर स्टडी हुई थी. उस यूजर स्टडी में क्या था, देयर वाज सम टास्क वाज गिवन. जिस तरह मैंने कहा था, देयर वाज अ टास्क, और उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए मुख्तलिफ लोगों को डिफरेंट डिवाइसेस दिए गए थे. किसी को वो लाइट वाला पेन दिया गया था, किसी को माउस दिया गया था, एंड देन देयर इज दिस डिवाइस जॉयस्टिक. इन वेरी सिंपल जॉयस्टिक है,
बी जो है तो ये लाइट पेन है, सी जो है तो ये नी कंट्रोल लीवर है, नी टेबल के नीचे ये डिवाइस लगी होती है, एंड यूजिंग नी यू कैन मूव, सो योर हैंड्स आर ऑन द कीबोर्ड एंड नीज आर यूज्ड टू मूव कर्सर और डू सम परफॉर्मेंस है ये। और फिर ये एक और डिवाइस है विच आई हैवंट सीन इट, ग्राफिकॉन कहते हैं और व्हाटएवर। तो इन्होंने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो दो चीजें उन्होंने नोट की, डेटा गैदरिंग की जो मैंने बात की। सो ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट फर्स्ट टाइम वाज कंप्यूटेड कि यूजर्स का एवरेज टाइम कंप्लीशन टाइम क्या है टू परफॉर्म दैट टास्क, एंड द सेकंड वाज एरर रेट, किस डिवाइस को यूज करते हुए यूजर्स ने कम गलतियां की और कितने में ज्यादा गलतियां की। गलती क्या होता है, मतलब यू ट्राई एंड यू मिस टू कंप्लीट द टास्क एंड यू डू इट अगेन, सही है, तो गलतियां। तो इस तरह टाइम नोट किया गया और गलतियां, तो उसके बाद फिर डिसाइड किया गया कि विच डिवाइस वर मोर यूजफुल। सो टाइम को अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा टाइम जॉयस्टिक में लगा और सबसे कम टाइम नी कंट्रोल में लगा, सही है। सो समहाउ नी कंट्रोल लाइट को यूज करने वाला डिवाइस और माउस, सो माउस टुक अ लिटिल लॉन्गर, 0.2 सेकेंड लॉन्गर लिया उन्होंने काम को कंप्लीट करते वक्त जिन लोगों ने माउस यूज किया है। लेकिन फिर जब एरर्स की बारी आई तो माउस से कम, सबसे कम एरर्स हुए थे, वेरी फ्यू एरर्स, रेट वाज वेरी लो, 0.09। अपनी कोई रेट कैलकुलेशन का अपना कोई फार्मूला होगा एंड बेस्ड ऑन दैट फार्मूला माउस ने बहुत कम एरर्स किए। सो बेसिकली दे कंक्लूडेड दैट माउस इज वेरी feasible as a main interaction device. If suppose in that experiment there was any other device which had performed better than the mouse, then maybe today we will be using mouse, that device instead of mouse. So जिस तरह अभी टच स्क्रीन आया हुआ है, तो आई एम श्योर इफ यू रिपीट दिस, बहुत सारे स्टडीज ने ये रिपीट किया होगा कि टच स्क्रीन, टच सिस्टम से अगर आप कोई काम कंप्लीट करना चाहे इंस्टेड ऑफ माउस, तो विच वन वुड बी बेटर। आई एम श्योर देयर वुड बी स्टडीज इफ यू सर्च mouse versus touch screen, so yeah, so there would be some studies and they most probably will conclude that touch screen is better than mouse, or maybe depending on the task, किस task के लिए mouse अच्छा है और किस task के लिए touch screen ज़्यादा बेहतर है। So these are the sort of studies that we do in uh, mm, that we perform in HCI studies. So after mouse, there was another development. A Xerox Star computer was made. This was another breakthrough. Why it was a breakthrough? Because first of all, it was based on WIMP, Windows icons, menus, and what is this pointing device, which is mouse, सही है। तो इसको यूज करते हुए एक कमर्शियल कंप्यूटर बनाया गया था, and there you can directly manipulate, mean जिस तरह MS Word है, MS Word में basically it's called what you see is what you get. This is a very common term, mean कि स्क्रीन पे आप कोई चीज जिस तरह ड्रा करते हैं तो वो उसी तरह होगी। Suppose if you print it or you make an image or you whatever you want, तो जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है exactly उसी तरह होगा। इसके बरक्स जो DOS के अंदर हम डॉक्यूमेंट लिखते थे तो they were different. So yeah, it was not what you see is what you get, command prompt के ऊपर। So this was basically why it was important. It was a small computer which was not very huge, जिसको कमरे में हम बंद करते थे, अलमारियों जितने कंप्यूटर होते थे। इसमें basically first computer which had a mouse and keyboard and a WIMP, Windows icons और graphics थे। And another thing which this computer did was to introduce the concept or the metaphor of desktop. Metaphor कहते हैं एक ऐसा टर्म कि जिसको जब आप यूज करते हैं तो आपके जहन में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। For example, there are different types of cars. So one is normal car and one is luxury car, right? So when you say luxury car, so different चीजें आपके जहन में आ जाती है कि उसका comfort level क्या होगा, उसमें आप environmental control कर सकेंगे, उसमें आपको smooth drive मिलेगी, and it will be very expensive, और इस किस्म की चीजें आपके जहन में आती हैं। तो they introduced the concept of desktop computer. Desktop computer means that it was a computer which could you place on the top of desk, and then there will be a concept of folder का concept होगा,
डॉक्यूमेंट का कंसेप्ट होगा कि यू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट, यू डिलीट अ डॉक्यूमेंट, यू विल हैव अ कैलकुलेटर, यू विल हैव अ टाइम क्लॉक डिवाइस और यूजर ग्रुप, इस किस्म की चीज़ें जो हैं कॉन्सेप्ट्स उसमें इंट्रोड्यूस हुए थे, जो कि आजकल आपके किस विंडो में ये सब चीज़ें नज़र आती है, लैपटॉप में और डेस्कटॉप कंप्यूटर में, ये सारे कंसेप्ट वहाँ से आए. सो इफ somebody said after this that I have a desktop, तो it definitely means that you don't have any mainframe computer जो कि किसी अलमारी जितना साइज होगा और कमरे में बंद होगा, and you will need a lot of cooling devices for that, और उसको हर कोई यूज नहीं कर सकता, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू यूज. तो वो चीजें जहन में नहीं आएंगी. डेस्कटॉप कंप्यूटर मींस इट्स इजी टू यूज, इट्स ग्राफिकल, इट यूज माउस कीबोर्ड एंड दीस सॉर्ट ऑफ थिंग्स. एचसीआई में मेटाफर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सही है. तो मेटाफर मींस अ वर्ड जिसके साथ एसोसिएटेड बहुत सारे कंसेप्ट आप ऑटोमेटिकली समझ जाते हैं. इफ समवन यूज डेस्कटॉप कंप्यूटर सो यू अंडरस्टैंड व्हाट इट मींस. Xerox ने माउस यूज किया था, नो डाउट, बट the target was serious business personal computers. It was a serious business personal computer. Why? Because it was filled with softwares like जिस तरह हम Excel कहें, जिसमें आप अकाउंटिंग के पैकेजेस थे, बिजनेस को मैनेज करने के पैकेजेस उसमें थे. इट वाज टारगेटेड फॉर बिजनेसेस, ऑफिसेस, banks, सही है, उनके लिए था. And that's why its price was very huge, almost $10,000 back in 1981. It was the price of this computer. So yeah, so this price tag became reduced when Apple Macintosh was launched in 1984. Now this is again another very big important steps. Why it was very big important steps? Because एक तो ये कि इसमें माउस था और इसमें आइकन्स वगैरह थे जो कि previously इस कंप्यूटर में भी थे. But the reason it is different from previous Xerox computer was that it was targeted for the person in the street, जो common लोग हैं उनके लिए था ये चीज. And the price started from $2,000 से स्टार्ट हो रही थी, विच इज वे लेस देन $10,000 जो प्रीवियस था. तो इसलिए होम्स को उन्होंने टारगेट किया, आम लोगों को टारगेट किया. एंड इट आल्सो प्रोवाइडेड विंडोज एंड माउस सिस्टम. एंड इसके माउस और डिजाइन, ये अलग बात है कि इट्स डिजाइन वाज मच बेटर देन दिस प्रीवियस वन. एप्पल जो है इट्स ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ रोल मॉडल फॉर डिजाइनर्स, कि एप्पल अपने सॉफ्टवेयर को कैसे बनाता है, अपने डिवाइसेस को कैसे बनाता है, हाउ इट बेसिकली डिजाइंस अ सिस्टम. तो वहीं से इसका आइडिया आया कि एप्पल मैकिन्टॉश वाज वेरी कॉम्पैक्ट, वेरी ब्यूटीफुल, स्लीक डिजाइन एंड वेल डिजाइन, एंड द प्राइस टैग वाज वेरी लो. सो आम लोगों को टारगेट किया. एंड बेसिकली दिस चेंज्ड हाउ कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन इंटरेक्टेड, क्योंकि आम हो गया, लोगों ने ज्यादातर खरीदना शुरू किया. And they started to use this new Apple Macintosh computers. So this was just major examples. Okay, HCI में क्या हुए थे. फिर न्यू जनरेशन में आपके पास वर्चुअल रियलिटी और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वी विल नॉट फोकस ऑन इट. हम स्ट्रेट अवे मजीद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ आ रहे हैं. HCI के अर्ली रिसर्च क्या है. नाउ जब हम कुछ एग्जांपल वी वांट टू डिस्कस, दिस विल क्लैरिफाई यू कि HCI किस किस्म के प्रॉब्लम्स और इश्यूज को कंसिडर करता है. सो वी विल गिव यू सम इनिशियल आइडियाज के शुरू में क्या क्या मसले थे, क्या क्या टारगेट थे HCI के अंदर, क्या क्या चीजें फोकस थी. सो research interest in human computer interaction initially was quality, effectiveness and efficiency, कि आप कैसे यूजर फ्रेंडली इंटरफेस देते हैं बेसिकली, कि वो इफेक्टिव हो. सो इनिशियल स्टडी, एक तो ये इनिशियल स्टडी मैंने अभी आपको बताई कि दिस वाज आल्सो इनिशियल स्टडी के माउस और लाइट पेन और जॉयस्टिक में से कौन सा ज़्यादा बेहतर है. अदर एग्जांपल्स जो थे, तो फॉर एग्जांपल ये है कि टेक्स्ट बेस्ड कमांड सिस्टम्स और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI के अंदर क्या फ़र्क है, कौन सा क्विकली allow you to quickly and accurately perform tasks. सही है. अब ये एक HCI का रिसर्च था कि वो डिसाइड कर लें कि टेक्स्ट बेस और GUI में क्या फ़र्क है. तो किस तरह पता चलेगा ये चीज़, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू पता चलेगी ये चीज़ है. एक्सपेरिमेंट्स, यूजर स्टडीज. सो यू शुड अंडरस्टैंड कि यूजर स्टडीज क्या है एंड हाउ इट हेल्प्स. सो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू बाज़ लोगों को GUI दिया, बाज़ को टेक्स्ट दिया, एंड देन फाइंड आउट कौन सा इफेक्टिव था. नेक्स्ट फिर क्या था,
نیکسٹ پھر یہ ہے کہ کن قسم کے سسٹمز کے لیے GUI یوزفل ہے اور کن سسٹم کے لیے ٹیکسٹ بیس زیادہ امپورٹنٹ ہے. صحیح ہے. تو ظاہر ہے نتھنگ از یونیورسلی افیکٹو کہ آپ کہیں کہ ہمیشہ کے لیے GUI اچھا ہے کلکس اور ماؤس اور ونڈوز کے تھرو جو ہوتا ہے، اور کن ہمیشہ کے لیے یا ٹیکسٹ بیس اچھا ہوگا. تو یہ ریسرچ تھا کہ کن سسٹم کے لیے ٹیکسٹ یوز کریں کمانڈز اور کن قسم کے سسٹم کے لیے ونڈوز والے انٹرفیسز یوز کر لیں. تو اس قسم کے انیشیل ریسرچ تھے. فار ایگزامپل یا سیکنڈ کویسچن از 2 or more variation in graphical user interface میں سے کون سا اچھا ہے. صحیح ہے. سپوز نا GUI تو اچھا ہے، GUI گرافیکل یوزر انٹرفیس تو اچھے ہیں، لیکن پھر ظاہر ہے اگر آپ نے گرافیکل یوزر انٹرفیس بنانا ہے تو اٹس ناٹ نیسیسری کہ آپ کے پاس ہمیشہ ایک ہی قسم کے وہ ہوں گے. فار ایگزامپل آپ گرافیکل انٹرفیس تو بناتے ہیں اپنے سافٹ ویئر کے لیے، لیکن کیا بٹنز یہاں پہ بنائیں یا بٹن کے علاوہ کوئی اور ہم سلائڈر دے دیں کنٹرول، یا بٹن کو اوپر رکھیں. صحیح ہے. یا بٹن کی جگہ آپ مینیو دے دیں اور مینیو کے اندر سارے کمانڈز ڈال دیں. ان کے کلرز کیا ہو، فونٹ سائزز کیا ہو. یو چینج انٹرفیسز فار دا سیم ٹاسک in few different ways جو آپ کے ذہن میں آتے ہیں and then conduct experiments. کچھ لوگوں کو یہ انٹرفیس یوز کرنے دیں، کچھ لوگوں کو یہ انٹرفیس یوز کرنے دیں، کچھ لوگوں کو یہ، and then you get data and that will give you some evidence. اب ویب سائٹس ہوتے ہیں، فیس بک ہے سپوز انیشیلی اٹ واز in one way اور پھر یہ آہستہ آہستہ اس کا ڈیزائن اور فیچرز امپروو ہوتے گئے، لیکن یوزرز کو کبھی پتہ نہیں چلا کہ he or she has become part of some experiment. فار ایگزامپل سرور کے اوپر آپ کے پاس فیس بک کے 2-3 ڈفرینٹ ویریشنز ہیں، کوئی فیچر ہے انہوں نے چینج کیا، ڈیزائن چینج کیا. اب یوزرز کو نہیں پتا، رینڈملی لوگ آتے ہیں تو ان کو ون آف دا انٹرفیس مل جاتا ہے، کسی کو یہ والا مل جاتا ہے، کسی کو یہ والا. سو بیسیکلی یوزرز کمنگ فرام ڈفرینٹ پارٹ آف دا ورلڈ ان کو ڈفرینٹ انٹرفیسز وہ دے دیتے ہیں، کسی کو ایک، کسی کو دوسرا. اینڈ بیہائنڈ دا سین دے آر میجرنگ سم ڈیٹا. Behind the scene they are measuring some data. After a day or 2 or week or month they retrieve the data and decide کہ اس انٹرفیس نے کیسے کام کیا، اس نے کیسے کام کیا اور اس نے کیسے کام کیا. صحیح ہے. یوزرز کو نہیں پتا کہ they are part of experiments، لیکن for some reason انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا اور ایکسپیریمنٹ کے بعد they decided that okay this version or this interface is better than the other one. اس میں ٹائم کم لگا، اس میں انٹریکشن زیادہ ہوا وغیرہ وغیرہ. صحیح ہے. تو اس قسم کی اسٹڈیز they are part of HCI جو کہ آپ کو بتاتے ہیں. سو یہ اس کے بارے میں میں نے کہا کہ given 2 or more variation in some interface which one is quicker and more accurate. So اس قسم کے اسٹڈیز HCI نہیں کرتے ہیں. So these are similar questions from the basis of much empirical research. HCI کے اندر ہم کہتے ہیں we do empirical research. Empirical research is basically ایکسپیریمنٹل ریئل لائف میں جب ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں اور ڈیٹا گیدر کرتے ہیں تو ان کو ہم امپیریکل ریسرچ کہتے ہیں. تو بیسیکلی ایکسپیریمنٹس آر پارٹ آف امپیریکل ریسرچ. اچھا اور کیا ایگزامپل ہے؟ another classic example اور ریسرچ ٹاپک از ڈیزائن آف مینیوز. سپوز انیشیلی مینیو تو آ گئے تھے، پھر یہ تھا کہ مینیو کو کیسے بنائیں. مینیو کو ہم مختلف طریقوں سے ہم بنا سکتے ہیں. سو اٹس ٹرو دیٹ ریکگنیشن از بیٹر دین ریکال. مین جب کمانڈ سے کی بورڈ سے کمانڈ دیتے ہیں تو وہ تو ریکال ہے، یو ریمبر کی بورڈ. صحیح ہے. سوری یو ریمبر دا کمانڈ وچ یو ول ٹائپ تھرو کی بورڈ. اٹس ڈیفیکلٹ. ریکگنیشن از ایزی. مینز اگر آپ کو مینیو مل جاتا ہے اور اس میں آلریڈی پری ڈیفائنڈ کمانڈز ہیں تو اٹ از ایزی ٹو یوز دس. اوکے فائن. سو دیٹس وائی مینیوز آر بیٹر دین کمانڈز. صحیح ہے. اس کے اوپر تو سب ایگری کر رہے تھے. کمانڈز ڈیفیکلٹ ہے، مینیو ایزی ہے. لیکن پھر مینیو کو ہم کیسے ڈیزائن کریں؟ دس واز another question. آج کل تو ایکسپیریمنٹس کے بعد جو بیسٹ پریکٹسز ہیں they are already there. So means کہ آپ کے پاس بہت سارے کمانڈز ہیں تو کیا آپ مینیو کو ڈیپتھ وائز انکریز کر لیں اور ہر ایک اس میں کمانڈز
ऑप्शंस कम रखें, सपोज यू हैव गॉट सम 64 कमांड्स, तो क्या आप 8 की डेप्थ लगाएं, जिस तरह ये 8 आइटम्स हैं और हर एक के अंदर फिर मजीद 8 डाल दें, सही है। सो यू विल हैव वन मेन्यू आइटम और उसके अंदर 8 होंगे, देन यू विल हैव अनदर आइटम और उसके अंदर 8 होंगे। सो ईच ऑफ द सब मेन्यू जो ऑप्शन है उसके अंदर 8 कमांड्स होंगे। तो दिस मींस कि इसकी डेप्थ 8 है और ब्रेथ 2 है। सो मेन्यू की रिसर्च में डेप्थ और ब्रेथ की टर्मिनोलॉजीज आई कि आपने मेन्यूज को कैसे डिजाइन करना है, विच वन इज फास्ट, विच वन इज इजी टू यूज, सही है। तो ये इनिशियल रिसर्च, तो एक ऑप्शन तो ये हुआ, और दूसरा ऑप्शन ये था कि आप डेप्थ को 2 रखें, इसमें डेप्थ 2 है और ब्रेथ 8 है, 6 है, और ये जो जो यहाँ पर है वो बेसिकली डेप्थ 8 है और ब्रेथ 2 है। हर आइटम के अंदर 8 सब कमांड्स थे मेन्यू आइटम के अंदर, तो 8 ये और हर एक के अंदर 8, तो टोटल 64 एडजस्ट हो जाते हैं। और सिमिलरली अनदर वन वाज कि क्या अगर हम एक वक्त में डेप्थ 2 रखें और हर एक के अंदर फिर मजीद 2 आइटम्स लगाएं, सही है, इसके अंदर भी 2 लगाएं और फिर इसके अंदर मजीद 2 लगाएं और इसके अंदर मजीद 2 लगाएं, तो बेसिकली होता क्या है कि आपकी ब्रेथ 6 हो जाएगी। ब्रेथ इज कि किसी वन स्टेज पे आपके पास सपोज इफ दिस इज अ मेन्यू और इसके अंदर आपने ये सेलेक्ट किया और इसके अंदर फिर ये है और फिर ये है, तो इस तरह अगर आप अरेंज करेंगे तो यू विल हैव ब्रेथ ऑफ 6 और डेप्थ विल बी 2, सही है। तो ये एक ऑप्शन स्टडी था कि हम एक्सपेरिमेंट करके समझ लें कि कौन सा ज्यादा बेहतर है। अनदर थिंग इज कि क्या जो ऑप्शन हम इंडिविजुअली यहाँ पे लगाते हैं तो इनको कैसे अरेंज कर लें, शुड दे बी अल्फाबेटिकली और शुड दे बी फंक्शनैलिटी वाइज। फंक्शनैलिटी वाइज मीन्स कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क हैं, जो ज़्यादातर यूज होते हैं, तो मे बी पुट देम ऑन द टॉप, और जो लीस्ट सबसे नीचे है या सबसे ज़्यादा ब्रेथ में जो है तो उनको ऐसे टास्क लगाएं जो कि ज़्यादा यूज ना हो, सही है। मोस्ट यूज्ड आर कम ऑन द टॉप और लीस्ट कम हेयर। लेकिन इसमें फिर ये होता है कि अगर आपको कोई कमांड देखना हो, सपोज सेव, तो ये तो आपको मिल जाएगा, लेकिन लीस्ट यूज कमांड अगर देखना हो, सपोज प्रिंट, तो प्रिंट को आपने फिर देखना होगा कि एक्चुअली कहाँ पर मौजूद है, एक एक ऑप्शन को देखना होगा। ये देख सर्चिंग का काम अगर अल्फाबेटिकली अरेंज है तो मे बी इट्स इजी टू फाइंड प्रिंट, क्योंकि आप फर्स्ट लेटर को देखेंगे अल्फाबेटिकली और एंड यू कैन इमीडिएटली फाइंड कि ओके पी यहाँ से, पी के कमांड यहाँ पर है, तो यू विल फाइंड इट आउट। तो दोनों के फिर एडवांटेजेस हैं, फंक्शनैलिटी वाइज अरेंज कर लें या अल्फाबेटिकली। सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ रिसर्च जो कि शुरू में हो चुका हुआ है। द पर्पस ऑफ डिस्कसिंग ऑल दिस एग्जांपल इज टू पुट यू इन द माइंडसेट ऑफ HCI कि HCI के अंदर एक्सपेरिमेंट्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं और कौन सी इश्यूज हैं। तो वंस यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, तो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं आपका दिमाग खुद ही उनके बारे में यूज होना शुरू हो जाएगा कि ओके व्हाट आर द इश्यूज करंटली इन द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, लेटेस्ट इंटरफेस टेक्नोलॉजीज। अच्छा, is access improved if icon is added to the label? So this is another simple research कि फॉर एग्जांपल आपने मेन्यू के अंदर ABC के अंदर तो टेक्सटुअली तो कमांड दे दी है, सही है, लेकिन क्या अगर हम इसके साथ एक आइकन्स भी लगाएं तो डज इट हेल्प और नो, सही है, इस किस्म के एक्सपेरिमेंट। तो आपको पता है कि समटाइम्स यू जस्ट लुक फॉर आइकन्स, जिस तरह MS वर्ड में है या कहीं और है, तो इफ यू जस्ट लुक फॉर आइकन से आपको पता चल जाता है कि कमांड कौन सा है। तो बेसिकली आइकन्स आर नाउ मोर यूजफुल देन मेन्यूज कमांड। वेब के ऊपर भी आपको आइकन्स मिलेंगे एंड जो टेक्स्ट है वो आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है, बल्कि जा चुका है। So yeah, now do people in different age group respond differently to broad versus depth menu? I mean, this is another question कि आपने decide तो किया कि okay, this one is better. आपने same age group के students को लेके experiment किया, लेकिन फिर भी कोई बंदा question पूछता है कि क्या कौन सा मेन्यू बेहतर है, डेप्थ वाला या ब्रेड्थ वाला? क्या इसका इम्पैक्ट एज ग्रुप्स के ऊपर भी होता है कि नहीं? सपोज यंग लोगों को कोई एक पसंद होता है डिजाइन
اور اب بوڑھے لوگوں کو سپوز کوئی دوسرا آپشن پسند ہے، کیونکہ ہمیں پتہ تو نہیں ہے نا، دیر از ویری لٹل دیٹ وی نو. تو ریسرچ کا جیسے ہی آپ کو سمجھ آئے گی تو آپ کو سڈنلی ریئلائز ہونا شروع ہو جائے گا کہ نالج تو اتنی ساری ہے کہ جس کا ہمیں نہیں پتا. وی ڈونٹ نو اینی تھنگ کہ نالج کیا. فار ایگزامپل اب کووڈ کے اندر جو ریسرچ ہو رہی ہے کووڈ میں، تو ہمیں نہیں پتا. بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا کہ کووڈ کس کو زیادہ امپیکٹ کرتا ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا. کیا بلڈ گروپ کا کووڈ کے ساتھ تعلق ہے، ہمیں نہیں پتا، بیکاز اٹ نیڈس کنٹینیوس ایکسپیریمنٹس. کیا ڈی این اے کا تعلق ہے، نو بڈی نوز. کیا پاسٹ ہسٹری، چھوٹی چھوٹی بیماریاں اگر کسی کو ہو اور کسی کو بڑی بیماری ہو تو کس کو زیادہ امپیکٹ کرے گا. So there are so many things. Once you understand these type of questions, جو ریسرچ میں اسی قسم کے questions ہوتے ہیں، تو you suddenly realize کہ ہمیں تو بہت کم انفارمیشن موجود ہے، نالج تو بہت کم ہے. بہت سارے ریلیشن شپس ہیں جو ہمیں نہیں پتا. فار ایگزامپل کس قسم کے اسٹوڈنٹ زیادہ اچھے گریڈس پرفارم کرتے ہیں، اٹس اے ہیوج ایریا جو ہمیں نہیں پتا. کیونکہ اسٹوڈنٹس یا عام لوگ جو بھی کام کرتے ہیں، اٹس بیسیکلی بیہائنڈ دا سین دے ہیو دیئر مائنڈ. ان کا مائنڈ اور باڈی یہ سب ٹریننگ ہو چکی ہوتی ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اگر آپ نے اسٹڈی کی ہے تو اس میں ٹریننگ ہوتی ہے، ڈیٹا سیٹ آتا ہے. تو ہمارے جو ایکسپیرینسز ہیں، ہم جس طریقے سے بڑے ہوتے ہیں، ہم جو چیزیں یوز کرتے ہیں، جو ٹاسک ہم ڈیلی بیسس پہ پرفارم کرتے ہیں، ان کا امپیکٹ ہوتا ہے. اینڈ بیسڈ آن دیٹ امپیکٹ وی بیہیو ڈفرینٹلی. ہمارا باڈی، ہمارا مائنڈ ریسپونڈ ڈفرینٹلی کرتا ہے. سو اور یہی ڈائیورسٹی ہے کہ جو کہ ایچ سی آئی میں بھی کنسیڈر ہوتی ہے. سو وہی مینیوز تھے، لیکن پھر کوشچن آیا کہ کیا ڈفرینٹ ایج گروپس کو ڈفرینٹ چیزیں پسند ہیں. سو دس ٹیلز یو اباؤٹ ڈائیورسٹی ان دا پیپل، کہ لوگ بہت زیادہ ڈائیورس ہیں، اس لیے اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ آپ ایک ہی چیز، اپنی ذہن کی بنائی ہوئی چیز سب لوگوں کے اوپر مسلط کر رہے ہیں. دس از اے ویری بیسک پرنسپل جو کہ آج بعد میں ہم ڈسکس بھی کریں گے. وہ کہتے ہیں نو یور یوزرس. اپنے ذہن کے مطابق ڈیزائن نہ بنائیں، یوزرس سے انٹرویوز کریں، ٹاک ٹو دیم اینڈ کم اپ ود سم آئیڈیا کہ which one is very important. Now, another thing is, can tilt of a mobile be used to select menu? For example, آج کل question کہ کیا ہم ٹچ کے تھرو ماؤس مینیوز کے اندر جائیں یا موبائل کو موو کرتے ہوئے بھی we can select مینیوز. جس طرح گاڑیوں کے ریسنگ گیمز میں ہم موبائل کو ٹلٹ کرتے ہیں تو اس سے ہمیں we can perform certain actions. Now, this is the last lecture of slide of this presentation. تو اس میں جسٹ ایک آئیڈیا ہے کہ ایچ سی آئی کے اندر کیا کیا چیزیں ٹائم کے ساتھ چینج ہوئے ہیں. تو انیشیل 1980s میں آفس آٹومیشن کے اوپر کام چل رہا تھا کہ آفس آٹومیشن کے بیسک ٹاسک کے لیے ہم کیسے سافٹ ویئرز بنائیں. ڈیٹا پروسیسنگ کے لیے، ڈیٹا بیسز کو بنانے کے لیے، سمپل انٹریکشن جو مینیو، آئیکن، کلرز، فونٹ سائز اور ان قسم کی چیزوں کے اوپر زیادہ فوکس تھا. 90s کے اندر ایڈوانس گرافیکل یوزرس انٹرفیس آئے. فار ایگزامپل سلائڈرز کا کنسیپٹ آیا کہ یو کین سلیکٹ سم تھنگ ود ہیلپ آف سلائڈرز، کہ ایک رینج ہے اینڈ یو یوز ماؤس ٹو سلیکٹ ون اور ادر آپشنس. صحیح ہے. سو تھوڑے سے ایڈوانس انٹرفیسز آئے. یوزر سینٹر ڈیزائن کی بات ہوئی 1990s میں کہ یو ہیو ٹو ٹاک ٹو یوزرز فرسٹ، ٹرائی ٹو آئیڈینٹیفائی دیئر نیڈس بیفور ڈیزائننگ سسٹم. انٹرنیٹ کے اوپر جتنے اپلیکیشنز ہیں تو وہ ریسرچ بیکم پارٹ آف دا ایچ سی آئی ریسرچ. ویب اپلیکیشن کو کنسیڈر کیا کہ ویب کے اوپر کیا کیا ہونا چاہیے، ویب سائٹس ڈیزائن کیسے ہونے چاہیے. کمپیوٹر میڈیٹیڈ کمیونیکیشن، جس طرح چیٹ اپلیکیشنز تھے، آڈیو ویڈیو کمیونیکیشن، اس کے اوپر ریسرچز ہوئی تھی کہ ان کو ہم کیسے یوز کرنا ہے. In 1980s it was all about business basically. ڈیٹا نمبرز کو کیلکولیٹ کرنا، کیلکولیشنز، چھوٹے چھوٹے ڈیٹا مینجمنٹ ٹاسک. انٹرٹینمنٹ بیسیکلی اٹ واز ناٹ پارٹ آف 1980s. یہ انٹرنیٹ اور ویب اپلیکیشن جب آئیں تو اس کے بعد انٹرٹینمنٹ انڈسٹری نے بھی پک اپ کرنا شروع کر دیا. 20 میں یوزر جنریٹڈ کنٹینٹ، ویب 2.0 جس کو کہتے ہیں، کہ یوزر خود کنٹینٹ جنریٹ کر لے. عام یوزرز، پروفیشنل ویب ڈیولپرز نہیں، عام یوزرز کنٹینٹ جنریٹ کرتے ہیں اور اپلوڈ کرتے ہیں، بیکم پارٹ آف دا ویب. تو اس کے اراؤنڈ ریسرچ ہوا. یوزر ڈائیورسٹی، ملٹیپل اڈیپٹیو انٹرفیسز کی بات ہوئی. اڈیپٹیو مین کے چینج انٹرفیس، ڈفرنٹ انٹرفیسز فار ڈفرنٹ پیپل. جب کمپیوٹر ریکگنائز کرے گا کہ یہ بندہ ہے تو
they tried to personalize the interface for people. Mobile computing ने काफ़ी और multimedia ने काफ़ी attention gather की. फिर 2010 और उसके बाद जो है तो आपके पास augmented reality, virtual reality आपके पास आया. Pokemon Go और उस किस्म की एप्लीकेशन which is basically virtual reality, augmented reality. Big data की बात आई और इमोशंस की बात हुई कि इमोशन आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. द वे यूजर इंटरेक्ट्स, माउस को यूज कर रहा है तो क्या इस वक्त यूजर फ्रस्ट्रेटेड है कि नहीं है. परसुएसिव कंप्यूटिंग की बात हुई. परसुएसिव मींस दैट यू मेक एप्लीकेशंस which persuade users to do certain task. Habit performing की बात हुई. ऑनलाइन कोलैबोरेशन, कोलैबोरेटिव टूल्स की बात हुई. किस तरह अ ग्रुप ऑफ पीपल कैन परफॉर्म अ सिंगल टास्क, जिसको क्राउडसोर्सिंग भी आप कह सकते हैं. Crowdsourcing means that there is a task and you ask all the people to solve that problem. सही है. Suppose अब एक problem है कि there are disruptions, सैलाब आए हुए हैं बहुत जगहों पे, तो you develop an application and ask users to put your data such that हमें पता हो सिस्टम के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर कि कौन कौन से रोड्स खुले हैं, कहाँ कहाँ पे ब्लॉकेजेस हैं, एक मैप बनाए. सपोज जलजला आ जाता है तो मेनी रोड्स और ब्रिजेस कोलैप्स, सो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होता है, तो एक टूल बनाए ताकि लोग जल्दी जल्दी अपने नियर बाय ब्रिजेस की, रोड्स की कंडीशन अपलोड कर लें और एक मैप बन जाए दैट व्हिच रोड्स आर यूजेबल और नॉट यूजेबल. सो उसको क्राउड सोर्सिंग कहते हैं. सो दीज आर सम एग्जांपल्स. अब आपको इस जो व्हाटएवर वी हैव स्टडीड सो फार, यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज अ यूजर स्टडी. आपको अगर ये पता चल जाए, दिस विल बी अ गुड थिंग. यूजर स्टडी क्या होती है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, और किस किस्म के क्वेश्चंस, किस किस्म के रिसर्च क्वेश्चंस उस एक्सपेरिमेंट से हम आंसर करने की कोशिश करते हैं. सही है. तो बाकी मैकिंटॉश ये तो स्लाइड हिस्ट्री थी. तो इफ यू गो थ्रू दिस लेक्चर अगेन, अगर आपको अभी समझ नहीं आई तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि HCI रिसर्च के अंदर क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और किन किस्म की इश्यूज को हम कंसिडर करते हैं. If anyone has any questions, they can ask before we start human factors, another topic. It would be 25 people today. अच्छा, सो जस्ट थोड़ी देर के लिए मैं ये लेक्चर ऑफ करता हूँ रिकॉर्डिंग और दोबारा ऑन करता हूँ.